हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री से है। तो बेटा लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें हम दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? तो लास्ट वीडियो अगर बेटा आपने देखे तो मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन मतलब डिक्रीज। क्लियर है? तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है बेटा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी टेम्परेचर होता है। तो वो टेम्परेचर जब किसी भी लिक्विड, क्योंकि हम फ्रीज किसको करते हैं? लिक्विड को करते हैं। हम बॉयल किसको करते हैं? लिक्विड को करते हैं। तो सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to vapor pressure of its solid form. Vapor pressure of solid form. Example water. तो जब vapor pressure of water is equal to vapor pressure of ice, the temperature is called its freezing point. वो temperature, जिस temperature पर water H2O, H2O की ओरिजिनल फिजिकल स्टेट इज लिक्विड, बट उसको जब फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है और उस फॉर्म को बोलते हैं आइस। तो जब लिक्विड यानी वाटर का वेपर प्रेशर सॉलिड यानी आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होता है तो बेटा इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, यानी एट इक्विलिब्रियम उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। आई होप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। तो अब आगे करते हैं। Whenever a non-volatile solute, बेटा नॉन वोलेटाइल मतलब वो सोल्यूट जो वेपर फॉर्म नहीं करेगा, जो वेपराइज नहीं होता, जो वेपर नहीं बनाता। एग्जाम्पल लाइक शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा, दीज आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये अपने वेपर्स फॉर्म में नहीं जाते हैं, वेपर नहीं बनाते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब आएगी? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा? जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल देंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमने जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब वेपर प्रेशर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है, यानी आपको थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझनी है तो फर्स्ट और सेकेंड की वीडियो आप अच्छे से देखो, क्योंकि वहां पर ये टर्म यूज हुई है कि जैसे हम सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? ये हम फर्स्ट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उस सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट का, क्योंकि बेटा वेपर से सॉल्वेंट बना रहा था, सॉल्यूट तो वेपर फॉर्म ही नहीं करता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल लिया है हमने। तो जो पहले प्योर सॉल्वेंट था और सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद जब सॉल्यूशन बनाया तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्लियर है? अच्छा, वेपर प्रेशर डिक्रीज, अ सॉल्यूशन फ्रीजेस व्हेन इट्स वेपर प्रेशर। अब सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा? जब उस सॉल्यूशन में जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा, तब जाके हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। दोबारा बताते हैं, जैसे ही हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। पॉइंट क्लियर? वी नो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज जीरो, प्योर वाटर इज जीरो, बट जैसे ही हमने उसमें शुगर डाला, अब शुगर क्या करेगा? सरफेस पर आ जाएगा।
जिसकी वजह से उस वाटर के जो वेपर हैं वो लेस बनेंगे, है ना, क्योंकि उसको सरफेस कम अवेलेबल हो रहा है फॉर इवेपोरेशन, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर। अच्छा अब क्या होगा, अब हमें इसको फ्रीज करना है, यानी उस शुगर वाटर को हमें क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन को क्या करना है, फ्रीज करना है। तो हमने उसको ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रखा। तो आपने फील किया होगा कि आप जब भी वाटर के अंदर कोई भी सोल्यूट डाल के, शुगर या सॉल्ट डाल के उसको फ्रीज करना चाहते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी वो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू फ्रीज, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉल्यूट डाला है आपने वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आ रहा है और उनको कॉम्पैक्ट नहीं होने दे रहा है। क्योंकि जब हम वाटर को, मतलब जब हम वाटर को फ्रीज करना चाहेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गया एंड दे बिकम सॉलिड, है ना। तो जो सॉल्ट है, जो शुगर है, वो उनको क्या नहीं करने देगा, फ्रीज नहीं होने देगा। तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सोल्यूट है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए। यानी टेम्परेचर हमें और भी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इस सोल्यूट के एडिशन की वजह से सॉल्यूशन को और भी कम टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, ताकि सोल्यूट की काइनेटिक एनर्जी लो डाउन हो, सोल्यूट सेटल डाउन हो और वाटर जो है वो फ्रीज हो सके। इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट लो टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, ये पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में समझने के लिए, तो दोबारा समझाती हूँ बेटा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर है जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है सॉलिड के वेपर, जो सॉलिड है वो लेस वोलेटाइल होता है, उसके वेपर बहुत धीरे बनते हैं, तो लिक्विड के वेपर ज्यादा होते हैं। तो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिक्विड के वेपर प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा। वी नो दैट वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा एंड इट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। क्लियर है। तो इसीलिए हमारा जो लिक्विड है वो लो टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज होता है। अब हमने उसमें डाल दिया सोल्यूट, सोल्यूट डालने से क्या होगा, सोल्यूट इंटरफेयर करेगा और वाटर को, यानी जो सोल्यूशन में वाटर है, सॉल्वेंट है, उसको फ्रीज नहीं होने देगा। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर और ज्यादा, जैसे वाटर जीरो पे फ्रीज होता है तो जीरो पे फ्रीज नहीं करने दे रहा क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहा है उनके फ्रीजिंग में, उनके बीच में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और हमारा जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर जो लिक्विड सॉल्वेंट है सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल होगा, हमारा सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट आया सॉल्यूशन का इज लेस देन जीरो, मे बी -5 डिग्री, मे बी 10 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमने ऐड किया है। जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा फ्रीजिंग में। क्लियर है। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से समझना है। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर रखा टेम्परेचर, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, और यहाँ हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो नॉर्मली हमने मैनोमीटर लगा रखा है, मैनोमीटर में हम क्या करते हैं, लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे हमने मर्करी फिल किया है। क्लियर। यहाँ पे हमने लिया प्योर वाटर स्टार्टिंग में, जिसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे एंड ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम, और क्या हो जाएंगे, वेपर फॉर्म करेंगे, धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट होंगे। क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये जो वेपर है वो गैस फॉर्म है वाटर की, तो गैसेस की प्रॉपर्टी है कि वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये जो वेपर इक्विलिब्रियम के टाइम पर अपने सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे
उसी को हम क्या बोलेंगे, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। पॉइंट क्लियर? तो सपोज रूम टेम्परेचर पे हमने वेपर प्रेशर निकाला, तो ये रूम टेम्परेचर आज का, ठीक है, 25 डिग्री मान लेते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये हमने सॉल्वेंट का ले लिया वेपर प्रेशर। क्लियर? अब इस सॉल्वेंट को हमें फ्रीज करना है। अब फ्रीज कब होगा? जब किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा? जब इसका वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ आइस, यानी इसकी सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिडिफाई कर, अब तुम्हें पता है भाई जो सॉलिड है, वाटर जो सॉलिड फॉर्म में होगा, जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, दोनों का वेपर प्रेशर वेरी करेगा। सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो आइस के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर को कम करना पड़ेगा। अब वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ये टेम्परेचर है, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं क्योंकि हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं रिड्यूस? टेम्परेचर क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? ताकि लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो सके, सॉलिड के इक्वल। ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, दिस इज लिक्विड सॉल्वेंट, दिस कर्व इज फॉर लिक्विड सॉल्वेंट। क्लियर? जैसे ही इसका वेपर प्रेशर सॉलिड, ये वो वाला पॉइंट है बेटा, क्योंकि जैसे ही 0 डिग्री आता है ना, तो 0 डिग्री के टाइम पर हमारे वाटर में आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं और दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। 0 पे आइस और वाटर बोथ आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। क्लियर है? अब यहाँ पे ये वही टेम्परेचर है जब हमारे दोनों कंपोनेंट का, सॉलिड का और लिक्विड का, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इस टेम्परेचर को हम इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, TF नॉट, which is freezing point of pure solvent, which is freezing point of water. क्लियर है? इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर हमारे कंटेनर के अंदर सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट होगा। तो दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट, दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट विच इज वाटर। बेटा ये जो मैंने टेम्परेचर मार्क किया, इस टेम्परेचर पर दोनों होंगे, लिक्विड भी और सॉलिड भी। इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर सिर्फ लिक्विड होगा, इस पर दोनों होंगे, और इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर सारा वाटर, बचा हुआ वाटर भी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। पॉइंट क्लियर? अब हमने इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया शुगर और इसको डिसॉल्व कर दिया। क्लियर है? तो अब जैसे ही शुगर डालेंगे तो कुछ सरफेस जो है वो शुगर मॉलिक्यूल जो कि नॉन वोलेटाइल है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर? अब जिसकी वजह से वाटर को लेस सरफेस मिलेगा टू इवेपोरेट टू फॉर्म वेपर, तो लेस वेपर विल फॉर्म, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो जो सॉल्यूशन है, सेम रूम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कम होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड वाटर है हमें उसका वेपर प्रेशर कम करना है, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना है? क्योंकि जो लिक्विड वाटर है उसका वेपर प्रेशर हमें सॉलिड वाटर के इक्वल लेके आना है। भाई सॉल्यूशन में भी तो सॉल्वेंट है ना, बट यहां पर एक गड़बड़ है कि सॉल्यूट इज देयर। अब वो सॉल्यूट वाटर को फ्रीज नहीं होने दे रहा, इधर उधर घूम रहा है। अगर हम कैसे भी करके उसको नीचे बिठा दे तो वो वाटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है? तो बिठाने का क्या करना पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो हमने टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज किया, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एक टाइम आएगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जैसे सेटल डाउन सारा वाटर फ्रीज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फ्रीज करना स्टार्ट किया, धीरे 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 टेम्परेचर डिक्रीज किया। एक स्टेज आएगी जब इसका वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन है बेटा, इस सॉल्यूशन में लिक्विड का, क्योंकि सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्यूट तो वेपर बना ही नहीं रहा है, तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो भी लिक्विड की वजह से आ रहा है। तो जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज सॉलिड सॉल्वेंट, अब सॉलिड सॉल्वेंट मतलब जो सॉलिड वाटर है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस इज TF। क्लियर है? तो TF नॉट और TF समझ आ गया होगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर?
अच्छा, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? जो टीएफ नॉट है वो हमने अभी लिखा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? टीएफ क्या है? टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, डिप्रेशन, डिप्रेशन या चेंज या एलिवेशन हम कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं ना, तो ज्यादा में से कम माइनस करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम है? सॉल्यूशन का। ज्यादा किसका है? सॉल्वेंट का। तो डेल्टा टीएफ, व्हाट इज डेल्टा टीएफ? इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ को ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको कैलकुलेट कैसे करोगे? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ। क्लियर है? अब जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। तो डेल्टा टीएफ directly proportional to small m. And what is small m? Here small m is molality. Molality or molar concentration. Clear? अच्छा, अब ये कांस्टेंट हटाएंगे तो इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा kf m. क्लियर? दिस इज स्मॉल m. अब kf को क्या बोलते हैं? दिस kf इज cryoscopic constant, cryoscopic constant, which is also known as molar depression constant, जिसको molar depression constant भी बोलते हैं। क्लियर? अब मोलैलिटी को कैसे खोलेंगे? व्हाट इज मोलैलिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास। किसका मास? सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सोल्यूट को हम मान लेते हैं बी, बी इज फॉर सोल्यूट एंड ए इज फॉर सॉल्वेंट। क्लियर? तो m मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास, तो WB ओवर में MB, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? A यूज करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा TF is equal to Kf into WB divided by MB into WA. क्लियर? अब ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अगर सॉल्वेंट वाटर है तो Kf की वैल्यू, Kb की वैल्यू, दोनों की, जो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट पढ़ा हमने सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, और जो यहाँ हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, दोनों की डेफिनेशन, दोनों की जो यूनिट है, दोनों की जो वैल्यू है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट हमारा फिक्स्ड है, सेम है, तो इनकी वैल्यू आपके हर न्यूमेरिकल में क्या रहेगी? सेम रहेगी, यानी इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? अब पेपर में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो आप ये ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद जो इससे पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि व्हेन वी ऐड करके एज इट इज नोट डाउन करोगे। क्लियर है? उसके बाद आता है राइट डाउन द फॉर्मूला रिलेटेड विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड। क्लियर? अच्छा, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट,
ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। अच्छा, डिफाइन मोलर, एक्सप्लेन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, अब इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कंसीडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब ये सारा आपको समझाती हूँ। आई होप ये ग्राफ वगैरह आपने लिख लिया होगा, अपना अच्छे से लिख लेना। ये स्टार्ट करते हैं फिर से। तो फॉर्मूला क्या डिराइव किया हमने, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अब हमें के एफ को डिफाइन करना है, तो के एफ किसी भी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर आपको डिफाइन करना है, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको हिंट दिया था कि उसके साइड में जो भी टर्म है उसको 1 रख दो, यानी मोलैलिटी को कर दो 1 मोलर। क्लियर है? तो जैसे ही मोलैलिटी को हम 1 मोलर करेंगे, डेल्टा टी एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू के एफ। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ। अब के एफ इज डिफाइंड एज, अब व्हाट इज डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। The symbol used for depression in freezing point is delta TF. So it is defined as, KF is defined as, it is defined as, कैसे define करेंगे, defined as, it is equal to, किसके equal है, depression in freezing point. So it is defined as, it is equal to, it is equal to, किसके equal है भाई, depression, depression in freezing point, depression in freezing point, कब हुए इक्वल, डेल्टा टी एफ और के एफ कब इक्वल हुए, when concentration of solution is 1 molar, when concentration of solution is 1 molar, is 1 मोलर। क्लियर है? अब आपको इस और एक्सटेंड करना चाह रहे हो 1 मोल को, 1 मोलर को, तो क्या लिखोगे, व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, इट इज डिफाइंड एज, इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल सोल्यूट is dissolved in 1 kg solvent. Clear है? This is the definition for cryoscopic constant, molar depression constant. What is the unit? Unit के लिए हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाय एम। क्लियर? तो डेल्टा टी एफ के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर हमेशा यूज करोगे न्यूमेरिकल में केल्विन में, और डिफरेंस भी केल्विन में ही आएगा। And what is M? It is molality, and unit of molality is mole per kg. Clear है? Then the final unit is Kelvin kilogram per mole. Kelvin kilogram mole inverse या per mole. I think topic clear हो गया होगा आपको, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ गया होगा। अब इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से लेके जो मैंने आपको दिखाया समझाया वो लिख लोगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और जनरली रिपीट होते हैं। क्लियर? एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को समझा के आ जाते हैं। कांस्टेंट, यहाँ पे आपको केबी को डिफाइन करना है, ये मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया है इसकी डेफिनेशन। स्टेट राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान से देखना है। राउल्स लॉ की 2 स्टेटमेंट है, एक वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, एक नॉन वोलेटाइल के लिए। तो यहाँ पे आरएलवीपी लिख देना है। आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। डिफाइन एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, अगेन एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, केबी, एंड इट्स यूनिट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। दोनों की यूनिट सेम है, क्रायोस्कोपिक की भी और एब्लियोस्कोपिक की भी। शो ग्राफिकली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन व्हिच इज हायर एंड व्हाई। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये समझाया मैंने अपनी वीडियो में।
वाई कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बिहेव लाइक अ, ये एजियोट्रॉपिक टॉपिक से है। डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, अभी बताया। वाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, आरएलबीपी समझाओगे यहाँ पर। एक्सप्लेन रिलेटिव लॉवरिंग, सेम आरएलबीपी। Which concentration term is used in elevation in boiling point and relative lowering in vapor pressure? अब ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में आते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म यूज होती है? मोलैलिटी। और आरएलबीपी में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है, खाली मोल फ्रैक्शन लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसको एक्सप्लेन करना है? केएफ को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद अगर आप ये टॉपिक कर पाते हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद आप लर्न कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप मैथ में पाई यूज करते हैं ना सिंबल, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे क्या ऑस्मोसिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें छोटी छोटी टर्म्स समझनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले देखो, जब भी हम किसी दो सॉल्यूशन को जिनकी कंसेंट्रेशन डिफरेंस होती है, कंसेंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए, एसपीएम, एसपीएम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जब हम किसी दो सॉल्यूशन जिनकी कंसेंट्रेशन डिफरेंट है सेपरेट करते हैं यूजिंग एसपीएम, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया प्योर वाटर, यानी प्योर सॉल्वेंट ले लिया, सिंपल वाटर ले लिया, और दूसरे कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन भर लिया, सपोज NaCl का सॉल्यूशन फिल कर दिया, सलाइन वाटर जिसे बोलते हैं, फिल किया। और एसपीएम वो मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिवली एलो करेगी, यानी सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल को एलो करेगी कि वो इसको क्रॉस करे। क्लियर है? तो बेटा यहां पर वाटर है और यहां पर वाटर प्लस सोल्यूट है, और दोनों को मैंने 1 लीटर लिया है, यानी यहाँ पे पूरे 1 लीटर वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 1 लीटर में वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली इसके क्या होंगे? लेस होंगे। क्लियर है? तो मूवमेंट कहां से कहां होती है? हायर टू लो होती है। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी? यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। सोल्यूट जनरली हमने लिया शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये आपको लर्न करना है, सुक्रोज, केन शुगर या शुगर, क्योंकि आपके बुक में जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल वहां पे बहुत बार यूज हो रहा है ये। तो ये इतना बड़ा फॉर्म, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, वाटर छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो एसपीएम किसको एलो करेगी कि वो इधर से उधर उसको मूव करे या क्रॉस करे? वाटर मॉलिक्यूल को एलो करेगी। तो प्योर सॉल्वेंट से वाटर की मूवमेंट सॉल्यूशन में होने लगेगी, यानी धीरे धीरे इस सॉल्यूशन साइड में वाटर का लेवल बढ़ेगा। दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस by which water molecule or small solvent molecule generally moves from pure solvent to solution through SPM। डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में यही डिफरेंस है। डिफ्यूजन में बीच की मेम्ब्रेन हटा देती हूँ, तो दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगी। द टर्म यूज्ड फॉर दिस इंटरमिक्सिंग इज डिफ्यूजन। बट मैंने एसपीएम लगाया तो एक सिस्टमेटिक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल हायर वाटर लेवल टू लोअर वाटर लेवल मूव करेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज अब मैंने क्या किया बेटा, सेम एसपीएम लगाया और यहां पर मैंने डाला 2 ग्राम शुगर इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट। हियर 10 ग्राम शुगर इन 1 लीटर सॉल्यूशन,
1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे 10 ग्राम शुगर है, यहाँ 2 ग्राम शुगर है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। क्लियर है? तो बेटा जब हम दो सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं एसपीएम से, द सोल्यूशन हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। उसको हम क्या यूज करते हैं वर्ड उसके लिए? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब हम दो सॉल्यूशन को, अगर हाइपोटोनिक की डेफिनेशन आई तो भी ये लिखना है, व्हेन वी सेपरेट टू डिफरेंट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसेंट्रेशन यूजिंग एसपीएम, द सॉल्यूशन हैविंग लो कंसेंट्रेशन। बेटा कंसेंट्रेशन जो हम वर्ड यूज करते हैं वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट यूज करते हैं इन सोल्यूट, इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर है? तो हाइपरटोनिक का मतलब है लो कंसेंट्रेशन। और यहाँ पे 10 ग्राम शुगर लिया है, शुगर इज सोल्यूट, तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे हाइपर। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। क्लियर? तो मूवमेंट कहां से कहां होगी? जहां सोलवेंट ज्यादा होगा। बेटा यहाँ पे शुगर कम है, यहाँ पे शुगर ज्यादा है और वॉल्यूम सेम है 1 लीटर, तो शुगर कम है तो ऑटोमेटिकली वाटर क्या होगा 1 लीटर के अंदर? ज्यादा होगा। यहाँ पे शुगर ज्यादा है तो वाटर ऑटोमेटिकली कंपेरेटिवली क्या होगा? कम होगा। और मूवमेंट कहां से कहां होगी? जहां वाटर लेवल ज्यादा होगा। तो कहां से कहां मूवमेंट होगी? लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस विल बी the movement of solvent molecule, the movement of small solvent molecule like water from कहां से कहां बेटा? from low concentrated solution to high concentrated solution, low concentrated solution to high hypotonic solution to hypertonic solution through SPM, semi permeable membrane। आई होप ऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा आपको। तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, फ्रॉम लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की डेफिनेशन क्या रही? सपोज एग्जाम में अगर डिफाइन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो कैसे लिखोगे? व्हेन वी सेपरेट टू सॉल्यूशन। बेटा लो और हाई, मान लो आपकी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है और उसके 70% मार्क्स आ गए ओवरऑल बोर्ड्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट बोलेंगे, पुअर बोलेंगे, वीक बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉइंट क्लियर है? तो कंपैरिजन जब हाई और लो का होता है तो एक से ज्यादा स्पीशीज होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो सिमिलरली हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को डिफाइन करने के लिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे? व्हेन वी सेपरेट टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसेंट्रेशन थ्रू एसपीएम, then the solution having higher concentration is called hypertonic, the solution having low concentration is called hypotonic solution. Clear? Next term used is isotonic. Next term used is isotonic. What is iso? Iso word used for same. Iso word used for same and ton used for pressure. Clear? Clear? जब हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करें यूजिंग एसपीएम और कोई भी सॉल्वेंट की मूवमेंट ना हो, कोई भी सॉल्वेंट की मूवमेंट ना हो, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन सिमिलर है, सेम है। क्लियर है? इसको डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लेते हैं बेटा। देखो ऑस्मोसिस मैंने समझा दिया, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई, हाइपोटोनिक टू हाइपर थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल ऑफ एसपीएम, लाइनिंग ऑफ एग। जब एग को हम ब्रेक करते हैं तो आपको
थिन, उसमें स्किन से दिखाई देते, ट्रांसपेरेंट, विच इज एग लाइन, इट इज बिहेव एज एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है. पिग ब्लैडर, जेलिटियस पीपीटी ऑफ निकल सिलिकेट, जेलिटियस पीपीटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जेली मतलब जेली टाइप पीपीटी बनता है कैल्शियम फॉस्फेट का और निकल सिलिकेट. दीज टू आर नेचुरल and these two are artificially synthesized SPM. Next topic is osmotic pressure and most important है, definition आती है एग्जाम में, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझते हैं बेटा. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सपोज ये हमारा सॉल्यूशन है, क्लियर? हम अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझ रहे हैं बेटा. आइसोटोनिक अभी करवाऊंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर करने के बाद आइसोटोनिक करेंगे, क्लियर? तो ये एसपीएम है और ये हमने लगाया इस पे यहाँ पे सॉल्यूशन, क्लियर? और यहाँ पे है प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट. तो नॉर्मली जब इनको हम सेपरेट कर देते हैं एसपीएम से, सबसे पहले जब इनको एसपीएम से सेपरेट करते हैं बेटा, ऑटोमेटिकली अपने आप मूवमेंट होगी. प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन साइड में जाएंगे और सॉल्यूशन की वॉल्यूम रेज होना स्टार्ट हो जाएगी. अभी हमें इस सॉल्यूशन की मतलब जो मूवमेंट है वाटर की मूवमेंट, इसको स्टॉप करना है. तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करते हैं. सपोज मैं प्योर सॉल्वेंट की डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट पर प्रेशर अप्लाई करूंगी तो मैं फोर्स कर रही हूँ कि जो प्योर सॉल्वेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में पुश हो जाए? सॉल्यूशन के अंदर. तो ऑस्मोसिस तो बढ़ जाएगी क्योंकि ये तो डायरेक्शन थी ऑस्मोसिस की. हमें ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है. क्या करना है? ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है, रोकना है. तो प्रेशर कहाँ लगाना पड़ेगा? मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो प्रेशर हम लगाएंगे सॉल्यूशन साइड पे. तो प्रेशर हमने लगाया सॉल्यूशन साइड पे, तो जैसे जैसे हम प्रेशर लगाएंगे धीरे धीरे प्योर सॉल्वेंट से वाटर सॉल्यूशन में आना बंद हो जाएगा. और जैसे ही मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप होगी, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? नाम से पता चल रहा है प्रेशर है. कहां अप्लाइड किया है? प्रेशर अप्लाइड ऑन टू द सॉल्यूशन साइड. प्रेशर जो हमने सॉल्यूशन साइड पे लगाया है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या बोलेंगे इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे. क्लियर है? दोबारा बोलो, क्या है? प्रेशर है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक प्रेशर है जो कहां लगाया गया है? जो सॉल्यूशन साइड में लगाया है. क्यों लगाया है? टू स्टॉप ऑस्मोसिस. द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. और एक्सपेंड कर सकते हो डेफिनेशन को, कैसे करेंगे? द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, फ्रॉम लो concentrated solution to high concentrated solution through SPM is called osmotic pressure. Clear? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या डेफिनेशन है? It is the excess pressure that must be applied to a solution side to prevent osmosis, to stop osmosis, to stop the flow of solvent molecule into it through SPM. I hope clear हो गया होगा टॉपिक. नेक्स्ट टर्म रिवर्स ऑस्मोसिस. अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है वो समझते हैं. चलो वन बाय वन सारी टर्म अगर समझेंगे तो टॉपिक बहुत इजी लगेगा आपको. ये हमने एसपीएम लगाया, क्लियर? यहां लिया प्योर सॉल्वेंट, यहां लिया सॉल्यूशन, क्लियर? जैसे इसको सेपरेट करेंगे ऑटोमेटिकली प्योर सॉल्वेंट में से वाटर सॉल्यूशन में मूव करेगा. द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इसको रोकना है. हमने सॉल्यूशन साइड में प्रेशर अप्लाई किया और प्रेशर अप्लाई करते ही ऑस्मोसिस रुक गया, तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड
पाई विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, आरओ करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रिवर्ट करना है, मतलब जो मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन हो रही थी उसको रिवर्ट करना है। हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन में से हम फोर्सफुली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को कहां मूव कराएं, यहां मूव कराएं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सॉल्वेंट की मूवमेंट को प्योर सॉल्वेंट से रोक दिया। क्लियर है? अब यहाँ के अगर वाटर मॉलिक्यूल को हम पुश करेंगे तो वो कहां चले जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट में चले जाएंगे। तो प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम लगाते हैं सॉल्यूशन साइड में तो सॉल्यूशन के वाटर मॉलिक्यूल फोर्सफुली किस में आ जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट में आ जाएंगे, और प्योर सॉल्वेंट का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हमारा सी वाटर है, समुद्र का पानी, जिससे हम क्या बनाते हैं, प्योर वाटर बनाते हैं, द प्रोसेस यूज्ड इज रिवर्स ऑस्मोसिस। जो घर में आरओ लगते हैं वो इसी टेक्निक पर बेस्ड है कि सॉल्टी वाटर में से वाटर को निकालना है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आरओ? बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस कराने के लिए कंडीशन क्या है? ये तो कंडीशन जो बोर्ड पे लिखी है, pressure applied onto the solution side should be greater than osmotic pressure, then only the osmosis get reversed। सिर्फ तभी हमारी जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? यानी जो प्रेशर हम कहां लगा रहे हैं, सॉल्यूशन साइड पे, अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा then only the water molecule are forcefully pushed into pure solvent side। Clear है? The osmosis get reversed। Clear? What is the application? Second question इस पे जो बनता है, what is the application of reverse osmosis? It is used in desalination। Desalination, saline word used for salt। Desalination of sea water। Desalination of sea water। डी मतलब रिमूवल, सलाइन मतलब सॉल्ट। समुद्र के पानी में से सॉल्ट को हटा दिया तो क्या बनेगा भाई, सॉफ्ट वाटर, वाटर बनेगा, सिंपल। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होती है, तो ये आप लर्न करोगे। क्लियर? क्या लिखा है देखो, व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, कंडीशन क्या रहेगी, प्रेशर ग्रेटर देन पाई। इस पूरी स्टेटमेंट का सिर्फ एक मतलब है, P ग्रेटर देन पाई। अप्लाइड कहां करना है, ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन साइड पे लगाना है। क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगी। मतलब अब जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वो कहां से कहां होगी, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होगी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज द एप्लीकेशन, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर बताया था अभी, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। एग्जाम में आता है, बच्चों को कंडीशन नहीं पता होती है, डेफिनेशन आती है क्योंकि वो रट रखी है ना। कंडीशन क्या है, प्रेशर अप्लाइड ऑन टू द सॉल्यूशन साइड शुड बी ग्रेटर देन पाई। व्हाट इज पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, मैंने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक समझाया था, आइसोटोनिक छोड़ दिया था, उसको समझते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है, जब हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं यूजिंग एसपीएम, और आप देखो कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही। कैसे, मैंने क्या लिया, 1 ग्राम सॉल्ट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है? सेम 1 ग्राम सॉल्ट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, देन यू विल ऑब्जर्व कि कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करेंगे, एज दे बोथ हैव सेम कंसंट्रेशन। तो अगर इनके कंसंट्रेशन सेम है तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। अब ये मैंने कैसे बोल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। एंड व्हाट इज सी, इट इज मोलर, मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। क्लियर? पाई ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि पाई टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
What is T here? T is temperature, which is in Kelvin, जो हम यहाँ पे Kelvin में लेंगे, दोनों को कंबाइन करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो पाई इक्वल टू सी आर टी, एंड व्हाट इज सी हियर? आर इज ए गैस कांस्टेंट. क्या है सी? ये आर गैस कांस्टेंट, which is also known as universal gas constant. इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? 0. ये लर्न करनी है, न्यूमेरिकल में यूज होगी, और ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं. तो 0.0821, 0.0831, दीज आर द टू वैल्यूज. देखो आप स्लाइड डिफरेंस है, बस बार और एटीएम का डिफरेंस है. क्लियर है? दिस इज बार, यूनिट के साथ लर्न करनी है, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, एंड दिस इज लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. एक और वैल्यू है आर की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, बट वो हम चैप्टर सेकंड में यूज करेंगे. यहां पर हमारा प्रेशर से रिलेटेड है, तो ये लीटर और ये बार के डिफरेंस की वजह, सॉरी एटीएम और ये बार के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे स्लाइड डिफरेंस आया है, क्योंकि एटीएम और बार में सिर्फ स्लाइड डिफरेंस होता है, अप्रोक्स इक्वल होते हैं दोनों. क्लियर है? तो ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, वैल्यू अगर आपका प्रेशर दे रखा है एटीएम में तो ये वाली वैल्यू यूज करोगे, और बार दे रखा है तो ये वाली वैल्यू यूज करोगे. लीटर और डेसीमीटर क्यूब बोथ आर सेम. 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है बेटा, ऑल्सो इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ऑल्सो इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑल्सो इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीलीटर. तो सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मिलीलीटर. क्लियर है? दीज आर द वॉल्यूम कन्वर्जन. एटीएम और बार की वजह से स्लाइड डिफरेंस है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा. अच्छा, क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आ गया, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, है ना? तो पाई इक्वल टू सी आर टी, 1 मार्क में फॉर्मूला लिखोगे. अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसीडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? तो फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला ही पता है, और कहां से निकालोगे? तो व्हाट इज सी? मोलैरिटी. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आर टी. क्लियर है? यहां तो कोई डाउट? तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of moles of solute. Clear? And what is colligative property? Which depends upon number of moles of solute, not on its nature. So pi is considered as colligative property as it depends upon number of moles of solute. Clear? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, how molar mass of solute relates with osmotic pressure. कि जो मोलर मास है सोल्यूट का, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ कैसे रिलेट करता है? फिर से एक्सपैंड कर दो फॉर्मूला. पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास ओवर में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम आर टी. हियर पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट. क्लियर? तो हायर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, लोअर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर? हायर द टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर? टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा. रिलेशन सुनो बेटा ध्यान से, यहां से तो डायरेक्टली बोलोगे, बट बेसिक क्या है उसका? टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, ऑस्मोसिस बढ़ेगा. अब फास्ट मूव कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट को, उस फास्ट मूवमेंट को रोकने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा. क्लियर है? तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा. क्लियर? अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या थे? मैंने 2 सॉल्यूशन लिए, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखी. देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट through SPM. These two solutions are called isotonic with each other. Iso मतलब same, tonic मतलब pressure. यानी these two solutions have same osmotic pressure.
अच्छा, अब कोई न्यूमेरिकल है, वहां पे कंडीशन दी है कि दो सॉल्यूशन है, these two solutions are isotonic, तो वहां से आपको क्या पता चल गया? आइसोटोनिक यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ना, और टेम्परेचर आपको सेम दिया है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिन कंसेंट्रेशन सेम होती है, यानी दोनों की कंसेंट्रेशन को क्या रख दोगे? सेम रख दोगे। तो इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure due to same molar concentration. Two solutions are said to be two, मैंने बोला comparison, hypertonic, hypotonic, isotonic, तीनों में आप कंपैरिजन कर रहे हो दो सॉल्यूशन का एसपीएम लगा के। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं वहां पर हम क्या करेंगे? इन तीनों को डिफाइन करेंगे। तुमने क्या बोला? टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे exert same osmotic pressure as they have same molar concentration। अगर मोलर कंसेंट्रेशन सेम रहेगी तो वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहीं लिखने के लिए नहीं आएगा, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ऑल इंट्रावेनस इंजेक्शन मस्ट बी आइसोटोनिक विद द बॉडी फ्लूइड। क्या मतलब है? जब हमें वीकनेस होती है तो हम ग्लूकोज चढ़वाने जाते हैं ना, या हमें कोई इंजेक्शन लगता है, कोई पेन किलर लगता है, जब सीवियर पेन होता है तो सेलाइन वाटर के थ्रू चढ़ाते हैं, है ना। तो सेलाइन वाटर अगर हमारी बॉडी में गया, कंसंट्रेशन हमारी जो बॉडी के अंदर सेल है उनमें फ्लूइड्स होती है, अगर वो वेरी कर गया तो हमारे सेल का वाटर निकल जाएगा या सेल में पानी भर जाएगा, वो स्वेल हो जाएंगे, यानी ऑस्मोसिस नहीं होना चाहिए, ना तो अंदर ना बाहर, ना एक्सोऑस्मोसिस होना चाहिए ना एंडोऑस्मोसिस। तो जो भी हमारे सेल्स हैं, जो भी हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं, वो हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, जो भी हमारे सेल्स के अंदर बॉडी फ्लूइड है उसके साथ 0.9% पर आइसोटोनिक रहते हैं, यानी 0.9% सलाइन, जो सलाइन सोल्यूशन है वो हमारे वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो 0.9%, तो माइंड में क्या फिट करना है कि जो हमारे आरबीसीज हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, उनकी कंसेंट्रेशन 0.9% आइसोटोनिक विद सेलाइन वाटर। तो माइंड में फिट करो, अगर आरबीसी के कंसेंट्रेशन में याद रखने 0.9%, सेलाइन वाटर के साथ आइसोटोनिक है, तो हमारे सेल्स में ना वाटर निकलेगा ना सेल में वाटर एंटर करेगा। ये टॉपिक हम कर चुके हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस एक बायो की टर्म है। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड, कौन से सेल? कोई भी सेल हो सकते हैं, इज प्लेस्ड इन हाइपर, हाइपर वो सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब सेल के कंसेंट्रेशन कितनी मान के चल रहे हैं? 0.9%। हाइपरटोनिक मान लो 1% में डिप कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? अब द फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द सेल, जो सेल है उसमें से फ्लूइड निकल जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। एज अ रिजल्ट सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लाज्मोलिसिस मतलब अगर हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं तो सेल में से फ्लूइड बाहर आ जाएगा और सेल के अंदर क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा, एग्जिट करेगा वाटर और वो सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक दो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन व्हेन आरबीसीज आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर? ये आपके पास आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर भरे पड़े हैं, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, और इसको हमने प्योर वाटर में क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। दिस इज प्योर वाटर। देन व्हाट विल हैपन? 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा। प्योर वाटर में इसको प्लेस किया तो मूवमेंट, आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है बिहेव्स एज एसपीएम, तो मूवमेंट कहां से? भाई आरबीसी है तो आरबीसी के अंदर वाटर, अदर हीमोग्लोबिन, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो दिस बिहेव्स एज सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो मूवमेंट कहां से कहां होती है? प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, प्योर वाटर से सॉल्यूशन में जाएगी और आरबीसी क्या हो जाएगा? स्वेल, पानी भर जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। तो केस ए के अंदर आरबीसी क्या करेंगे? स्वेल करेंगे। क्या करेंगे? स्वेल। और ज्यादा पानी भर गया तो इवन ब्रस्ट, ब्रस्ट भी कर सकते हैं, फट भी सकते हैं। क्लियर? सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस लेंगे। अब आरबीसी को प्लेस करेंगे हम सपोज 0.2% सेलाइन वाटर में, सलाइन सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं। क्लियर है? ये आरबीसी लिया, देन बताओ क्या होगा? व्हाट विल हैपन? माइंड में क्या रखना है?
आरबीसी का कंसेंट्रेशन क्या रखोगे, 0.9% रखोगे क्या, पता है आइसोटोनिक है साइन वाटर के साथ, क्लियर है। तो मूवमेंट कहां से कहां होती है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थे बेटा, क्या पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर टू सॉल्यूशन, यहां अप्लाई किया, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई, 0.2 लो है, 0.9 हाई है, तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, लो टू हाई, यानी 0.2% सलाइन सॉल्यूशन में से वाटर किसमें एंटर करेगा, आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, अगेन एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस, और आरबीसी क्या करेगा, स्वेल करेगा अगेन, और क्या करेगा, ब्रस्ट, इवन ब्रस्ट। तो क्या लिखोगे, व्हेन वी प्लेस आरबीसी इन 0.2% saline solution due to endoosmosis, आरबीसी स्वेल, है ना, आरबीसी क्या करेगा, स्वेल्स और इवन ब्रस्ट, क्लियर है। नेक्स्ट केस लेते हैं बेटा, थर्ड केस। अब हमने आरबीसी को प्लेस किया, ये आरबीसी, और इसको प्लेस किया 0.9% सलाइन सॉल्यूशन के अंदर, देन बताओ क्या होगा, सलाइन वाटर के अंदर, देन व्हाट विल हैपन, वी नो कि आरबीसीज आर आइसोटोनिक at 0.9% with saline water, तो there will be no osmosis, कुछ भी नहीं होगा, आरबीसी सेफ है हमारे, इसलिए जो हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं उनकी वो आइसोटोनिक रहते हैं आरबीसी के साथ, ताकि ना तो एंडोस्मोसिस और ना एक्सोस्मोसिस। एंड लास्ट केस, what will happen when RBCs are placed in 1% saline solution, 1% saline solution, अब क्या होगा, हमें पता है आरबीसी, ये कंसंट्रेशन आपको बताएंगे नहीं आरबीसी की, ये माइंड में रखनी है, आरबीसी को रखना है 0.9, ये 1%, मूवमेंट कहां से कहां होती है, लो टू हाई, तो ये लो है, ये हाई है, तो आरबीसी से वाटर बाहर निकलेगा, क्लियर है, एग्जिट करेगा, एक्सोस्मोसिस होगी, एंड आरबीसी प्लाज्मोलाइज होंगे, यानी प्लाज्मोलिसिस होगा, और आरबीसी गेट श्रिंक, सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्लियर है, क्लियर हुआ, क्योंकि मूवमेंट क्या होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये सारी ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, उस मूवमेंट को रोकना है, सॉल्यूशन साइड जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है वहीं पे प्रेशर लगाना, उसके अगेंस्ट प्रेशर लगाना है, तो प्रेशर अप्लाइड ऑन टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर में लगाया उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया सॉल्यूशन साइड पे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया, तो ऑस्मोसिस गेट रिवर्स, अब वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, क्लियर है। ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा, पाई इक्वल टू CRT, और ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है, ये बोर्ड क्वेश्चन में आता है, मोलैरिटी। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, तो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखोगे और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला को एक्सपैंड करोगे, पाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करोगे नंबर ऑफ मोल के, हैंस इट इज कंसिडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ क्या है, रिलेशन में हम फॉर्मूला बताते हैं, तो फॉर्मूले को एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड करने के बाद मोलर मास के इनवर्सली प्रूव कर दोगे, क्लियर है। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है प्लाज्मोलिसिस तक, ये सारे बोर्ड क्वेश्चन है बेटा। वाई ऑस्मोटिक प्रेशर कंसीडर टू बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी आपको कराया, तो इसमें आपको पाई को डायरेक्टली प्रूव करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूले से एक्सपैंड करना है। व्हाट विल हैपन व्हेन ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर, तो ये मैंने आंसर लिखा है, प्योर वाटर में डालने से क्या होगा, सेल विल स्वेल एंड मे इवन बर्स्ट, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, एग्जाम में आया है, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या थी, pressure applied onto the solution side should be greater than osmotic pressure. Given application of reverse osmosis, क्या थी, desalination of sea water. Name one SPM used in reverse osmosis. Reverse SPM के मैंने 4 एग्जांपल पहले दिए आपको, 2 नेचुरल, 2 आर्टिफिशियल सिंथेटिक, मतलब जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं,
और जो रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होती है ये आपको लर्न करनी है, सेलुलोज एसीटेट। क्लियर है? व्हाट हैपन व्हेन आरबीसीज आर प्लेस्ड इन 1%? 1% में क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है? 0.5% में क्या होगा? स्वेल हो जाएगा। नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? 0.9% NaCl में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये लिखा है हिंट, RBCs are 0.9% isotonic with saline water. What are the advantages of using? This is the most important question बेटा, जो recently चल रहा है ना, कुछ years के बाद क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न चेंज हो जाता है ना, तो ये क्वेश्चन अब चल रहा है। Define isotonic solution, ये कराती हूँ आपको। What are the advantages of using osmotic pressure as comparison to the colligative property for the determination of molar mass of solute? बेटा क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 4 colligative property है। RLVP, what is the meaning of RLVP? Relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth one is osmotic pressure. तो अगर आपसे पूछें कि किस colligative property को prefer करते हैं for the determination of molar mass of protein, molar mass of macromolecule or simply molar mass of solute, तो always remember osmotic pressure will prefer। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम प्रेफर करेंगे हमेशा, तो 1 मार्कर ही होगा। अब क्यों करते हैं उसके 2 अच्छे से रीजन आपको बताती हूँ। सबसे पहला बेटा, आरएलवीपी में जो हम कंसेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर? डेल्टा टीबी, व्हाट इज डेल्टा टीबी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टीएफ दोनों में कंसेंट्रेशन टर्म यूज इज मोलैलिटी। एंड थर्ड, osmotic pressure में concentration term used is molarity. So it is easier to prepare solution in molarity as comparison to molality and mole fraction. This is the first reason जिसकी वजह से हम select करते हैं osmotic pressure को to find out molar mass of solute, prefer करते हैं। Clear? Next, second point, सपोज मेरे पास एग है, एग मेरा एग के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब मेरे को ना एग में जो एल्बुमिन प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पॉइंट क्लियर? तो मैंने यूज किया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी में हम बॉयल करते हैं, तो आपने देखा कि जब हम एग को बॉयल करते हैं तो एग जो व्हाइट है, जो उसकी प्रोटीन है, वो कोगुलेट हो जाती है। कोगुलेट मतलब जम जाती है ना, तो प्रोटीन का तो नेचर चेंज हो गया। यानी एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर प्रोटीन गेट डीनेचर्ड। जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाती है, उनका नेचर चेंज हो जाता है। डीनेचरेशन को डिटेल में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? दोबारा सुनो, फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि क्यों प्रेफर करते हैं। 1 मार्क में हमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इट इज easier टू प्रिपेयर सॉल्यूशन इन मोलैरिटी एज कंपैरिजन टू मोलैलिटी इन मोल फ्रैक्शन। सेकंड, कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे करते हैं। एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर प्रोटीन गेट डीनेचर्ड। प्रोटीन क्या हो जाती है? डीनेचर होती है। उनका मोलर मास तो निकाल लिया बट प्रोटीन तो डीनेचर्ड हो गई। पॉइंट क्लियर है? मोलर मास निकालने के बाद वो प्रोटीन हमारा यूजलेस हो गया। तो दीज आर द 2 पॉइंट जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं टू फाइंड आउट और टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन और मैक्रोमोलेक्यूल। क्लियर है? आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके 2 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए। फर्स्ट तो इसका कंसेंट्रेशन वाला और सेकेंड टेम्परेचर वाला। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अब एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो सपोज बेटा हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, और उसका मॉलिक्यूलर मास में फाइंड आउट कर रही हूँ, या मैं उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर रही हूँ, या मैं डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ फाइंड आउट कर रही हूँ। तो हम तो नॉर्मली डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ मैंने क्या लिया, डेल्टा टी एफ ले लिया सपोज, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया। क्लियर है? बट जब इसको बोलेंगे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी वो मैंने कैलकुलेट की है यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला, तो दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज करके
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो देयर इज अ डिफरेंस, वहां पे डिफरेंस मिला। तो अब सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं और जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देयर इज अ डिफरेंस, या तो वैल्यू डबल आ रही है, ट्रिपल आ रही है, या 1/2 आ रही है, 1/3 आ रही है। तो देखा कि सभी के केस में नहीं होता, कुछ केस में अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज लेती तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड है, जो किसी इंस्ट्रूमेंट से निकली है, बोथ आर सेम। तो कुछ केसेस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड में, एंड कुछ में बिल्कुल सेम है। तो ढूंढा गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कहाँ मिली, प्रॉब्लम मिली कि जो NaCl है, यानी कुछ हमारे ऐसे सोल्यूट होते हैं जो जिसको हम वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो या तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट, ब्रेक डाउन, स्प्लिट, टूटना, या एसोशिएट, जुड़ जाना। क्लियर, डिसोशिएट हो जाते हैं, एसोशिएट लाइक सोडियम क्लोराइड, इट डिसोशिएट टू गिव Na प्लस Cl माइनस। अब हुआ क्या, हमने जब कैलकुलेशन करी, यहाँ पे मोलैलिटी में सोल्यूट का मोलर मास यूज होता है। क्लियर, तो मैंने NaCl का मोलर मास क्या कंसीडर किया, अगर मैं आप लोग कैलकुलेशन करोगे और हमने ये पॉइंट ध्यान ही नहीं रखा कि NaCl जाके इलेक्ट्रोलाइटेड डिसोशिएट हो जाएगा, तो मोलर मास मैंने क्या लिया, 23 लिया सोडियम का और 35.5 मैंने किसका ले लिया, क्लोरीन का। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कम्स आउट टू बी 58.5, यही आ गया। तो मैंने इस 58.5 को यूज करके अपनी डेल्टा TF की वैल्यू निकाल दी। बट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सोल्यूट को कंसीडर कर रहा है, उसको तो पता है डिसोसिएशन हो गया, उसने इसको एक सोल्यूट कंसीडर किया और इसको अलग सोल्यूट कंसीडर किया। क्लियर है, NaCl को हमने एक ही सोल्यूट कंसीडर किया था, बट उसने इस NaCl को जो डिसोशिएट होकर 2 मोल आयन दे रहे हैं, वो इन दो को दो अलग अलग सोल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से वो इन दोनों का एवरेज क्या निकालेगा, मोलर मास निकलेगा, जो कि हमारे मोलर मास से क्या होगा, अप्रोक्स हाफ होगा। क्लियर है, अब वो हाफ वाला मोलर मास यूज करके डेल्टा TF निकाल रहा है, जिसको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, और हमने एक्चुअल मोलर मास यूज करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी है। तो बेटा देयर इज डिफरेंस, and this difference in colligative property is due to abnormal molar mass. Then what is the meaning of abnormal molar mass? अब पेपर में एक्सप्लेन मोलर मास, तो अब क्या लिखे होगे, शॉर्ट नोट लिखोगे 1 मार्क में, तो क्या लिखोगे, समटाइम इट में हैपन, हमेशा नहीं होता। अगर आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया टाइप, सुक्रोज टाइप के सोल्यूट लोगे जो कि डिसोशिएट नहीं होते हैं, जो एसोशिएट भी नहीं होते हैं, वहां पर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो समटाइम इट मे हैपन व्हेन वी ऐड सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, solute either undergo dissociation or association due to which there is difference in calculated, जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने कैलकुलेट किया था यहां पर, मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। ये मेरा एक्चुअल है, और जो यहां निकल के आया, जो अप्रोक्स हाफ लिया, वो एबनॉर्मल मोलर मास है। तो इस एबनॉर्मल मोलर मास की वजह से जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मेरी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं होगी। क्लियर है, आई होप एबनॉर्मल मोलर मास समझ आ गया होगा। अगर 1 मार्क में स्टेटमेंट आती है तो आप इतना ही लिखोगे कि समटाइम इट मे हैपन व्हेन वी ऐड सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, either solute dissociate or associate due to which there is difference in calculated molecular mass और observed molecular mass। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया। ये एग्जांपल से समझाया केस ऑन एसोसिएशन। अब एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू एसोसिएशन, एसोसिएशन से क्या होगा, एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना। मान लो मैं कहूं कि मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, क्लियर, इसका मोलर मास है 60। क्लियर, अब मैंने इसको बेंजीन में डाल दिया और ये जुड़ गई, डाइमर, डाई मतलब 2, मर यानी यूनिट, 2 यूनिट जुड़ के, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के,
बट जैसे ही मैंने उसको बेंजीन में डाला, ये एसोसिएट टू गिव डाइमर, डाइमर मतलब दो दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन गया। तो मेरे पास 100 थे, मैं तो 100 कंसीडर करके चल रही हूँ, बट एक्चुअल में हुआ क्या, 50 रह गए। क्यों? दो दो ने पेयर बना लिया, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने रह गए, 50। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज बट मोलर मास इंक्रीज। मैंने इसको कंसीडर किया एसिटिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 60, बट जो ऑब्जर्व्ड होगी, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, वो तो इसका पूरे इसका डाइमर का यूज करेगा ना बेटा, क्योंकि उसने इसको एक सॉल्यूट पार्टिकल कंसीडर किया है एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 120। हम यूज करें 60 और ऑब्जर्व से निकल के आ रहा है 120। पॉइंट क्लियर है? तो देखो, ड्यू टू एसोसिएशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज, देखो मोलर मास इंक्रीज हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रूव किया था, ऐसे ही आप सभी को प्रूव कर सकते हो। फॉर्मूला एक्सपैंड करना है, तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलर मास बढ़ गया। अब मान लो मैंने डेल्टा टीएफ ही लिखा है बेटा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम। क्लियर? अब मैंने एम को एक्सपैंड किया, तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट also equal to delta TF is equal to W by M। ये solute है, तो higher the molar mass, lower will be the colligative property। तो decrease in the value of colligative property, यानी association के टाइम पे molar mass बढ़ जाता है और colligative property decrease हो जाती है। Example दिया, ethanoic acid is dissolved in benzene, it undergo dimerization। dimerization मतलब दो यूनिट जुड़ जाती है। क्लियर है? इट विल अंडरगो डाइमराइजेशन। तो डाइमर मतलब टू यूनिट जुड़ के क्या देगी, सिंगल यूनिट, यानी टू यूनिट जुड़ के सिंगल यूनिट देगी। क्लियर है? ट्राइमर 3 यूनिट जुड़ जाएंगी। क्लियर? 3 यूनिट जुड़ेंगी। टेट्रामर, टेट्रा मतलब 4 मर यानी यूनिट, 4 यूनिट जुड़ जाएंगी। ऑक्टामर 8 यूनिट जुड़ जाएंगी। क्लियर? यहाँ पे 4 यूनिट जुड़ेंगे। हेक्सामर 6 यूनिट जुड़ जाएंगी। क्लियर? इथेनोइक एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो इथेनोइक एसिड डिसोशिएट होता है बेटा। इथेनोइक एसिड एसिड है, और एसिड की क्या क्वालिटी होती है, जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं डिसोशिएट टू गिव आयन, बट जब हम उसको बेंजीन में ऐड करते हैं तो ये एसोशिएट हो जाती है। एसोशिएट मतलब जुड़ जाती है, दो दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, मोलर मास इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस इज डिसोशिएशन, जो मैंने NaCl का दिया था। तो NaCl यहाँ पे दिया, KCl का एग्जांपल इसी से समझा देती हूँ। KCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट टू गिव K प्लस एंड Cl माइनस। अब हमने KCl को एक सोल्यूट लिया, बट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ इनको अलग अलग सोल्यूट काउंट कर रहे हैं। मैंने बोला KCl जो है वो 100 मॉलिक्यूल थे सपोज, अब ये कितने कंसीडर करेगा, इनको 200, तो इसके लिए तो पार्टिकल बढ़ गए, यानी डिसोशिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, मोलर मास कम हो जाता है। पोटेशियम का मोलर मास 39, Cl का मोलर मास 35.5, हम तो इसको ऐड करके यूज करेंगे, बट इंस्ट्रूमेंट ने कितना यूज किया, दोनों का एवरेज निकाला 37.25, दोनों का होता कितना है, KCl जो हम यूज करेंगे 74.5 और वो कितना यूज कर रहे हैं 37.25। अब डेल्टा टी भी मान लो निकाल रहे हो, इज इक्वल टू KFM ऑल्सो इक्वल टू N, यहाँ पे N ले लिया नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को एक्सपेंड किया तो W बाय M आया, तो डेल्टा टी बी अब मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास तो कम हो गया, डेल्टा टी बी बढ़ जाएगी। यानी जो हम निकाल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको हम कैलकुलेटेड बोलते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट से निकल के आएगी उसको ऑब्जर्व बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉपर्टी में, इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल मोलर मास। और एबनॉर्मल मोलर मास क्यों हुआ? ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है? अब इस एबनॉर्मलिटी को काउंटर एक्ट करने के लिए, भाई ऐसे तो सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एरर्स आएंगे, तो क्या यूज है टॉपिक पढ़ने का, और कैसे हम इसको यूज करके किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का या किसी भी सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना? तो इसको ठीक करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस एबनॉर्मलिटी को नलीफाई करने के लिए, काउंटरएक्ट करने के लिए वॉन टूप ने फैक्टर दिया, वॉन टूप फैक्टर।
वॉन-टूथ ने क्या दिया, एक फैक्टर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉन-टूथ फैक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉन-टूथ फैक्टर। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज वॉन-टूथ? तो साइंटिस्ट का नाम है बेटा, उसने अपने नाम पे रखा। आई, स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉन-टूथ फैक्टर क्या था, क्यों आया? जो एबनॉर्मलिटी आ रही है मोलर मास में ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए है, ताकि जो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और जो हम कर रहे हैं कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों की वैल्यू क्या आ सके, सेम आ सके। क्लियर है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वॉन-टूथ फैक्टर? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास। इथेनोइक एसिड का जो एग्जांपल है एसोसिएशन में, उसी के लेके चलते हैं, उसी से समझाती हूँ। तो नॉर्मल मोलर मास इथेनोइक एसिड का कितना लेंगे हम? व्हाट इज इथेनोइक एसिड? एसिटिक एसिड। इसका मोलर मास लिया 60, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे कार्बन 12, 16 प्लस हाइड्रोजन, सबको ऐड करो 60 आएगा। अब एबनॉर्मल मतलब वो डाइमर बना दिया, इसने बनाया डाइमर। डाइमर बनने की वजह से, डाइमर मतलब दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गए, तो मोलर मास कितना हो गया, 120। क्लियर? आई की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूले में डालो नॉर्मल मोलर मास जो हमने कैलकुलेट किया विद हेल्प ऑफ दिस पेन 60, एबनॉर्मल मोलर मास जो एपरेटस ने निकाला इज 120। सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। यानी जब भी कोई डाइमर बनाएगा तो आई की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, विच इज 0.5, लेस देन 1। क्लियर? अगर कोई ट्राइमर बना रहा है तो आई की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, 1/3। अगर कोई टेट्रामर बना रहा है तो आई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1/4। अगर कोई ऑक्टामर बना रहा है तो हम फॉर्मूले में आई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1/8। क्लियर है? तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यही डेफिनेशन है। इट इज द रेशियो ऑफ normal molecular mass to the abnormal molecular mass. We know that molar mass and colligative property are inversely proportional. तो उल्टा कर दो फॉर्मूले को colligative property के टर्म में। observed कौन सा होता है, जो मशीन से निकलता है, ये वाला, तो उल्टा कर दिया। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कौन सी है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर है? एंड द लास्ट वन, आई, total number of moles of particle after dissociation or association divided by number of particle before association or dissociation. Point clear? Dissociation से after, बाद में, मान लो NaCl हमने लिया, NaCl डिसोशिएट होकर क्या देगा, 2 मोल पार्टिकल, तो पर 2 पहले कितना था, 1। मान लो डाइमर की बात कर रहे हैं तो आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन कितना था आफ्टर के बाद, भाई पार्टिकल जुड़ के कम हो गए ना, तो 10 थे तो कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, और नीचे कितना आएगा, 10 थे, तो 1/2। किसी भी तरीके से निकालो। क्लियर है? NaCl के एग्जांपल से और समझाती हूँ। NaCl डिसोशिएट होकर क्या देगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। क्लियर? इसका मोलर मास यहाँ पे हमने कितना लिया, यहाँ पे 58.5 था। क्लियर? दोनों का निकाला ग्राम पर मोल, और यहाँ पे अप्रोक्स ले लिया, इन दोनों का अराउंड हाफ। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम 58 का हाफ करेंगे तो 29 अराउंड आएगा। क्लियर? अराउंड यानी 30 लेके चल लो, अराउंड हाफ है बेटा। ठीक है? तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में नॉर्मल मोलर मास जो हमने निकाला है अराउंड 58, इसको 60 के अराउंड कर लो, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 30 मान लो। क्लियर? तो ऊपर रखा 60, नीचे क्या रखना है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल ये वाला है 30, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्लियर? तो ये NaCl डिसोशिएट होकर क्या दे रहे हैं, 2 मोल ऑफ आयन, तो आई की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, K2SO4 के लिए आई वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ इट अंडरगो 100% डिसोशिएशन, तो डिसोशिएट टू गिव 2K प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो कितने मोल्स आयन दिए, 3, सल्फेट पूरा रहेगा, आई वैल्यू 3 हो जाएगी। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आई वैल्यू फॉर K4FeCN6? ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कैसे टूटेगा, इट डिसोशिएट टू गिव 4K प्लस, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये नहीं टूटता है, एज इट इज रहता है, FeCN6 4 माइनस, तो कितने पार्टिकल हो गए टोटल, काउंट करो, 4 + 1 5, तो आई वैल्यू इज 5। क्लियर?
तो जितने आयंस में टूटेगा वो आई की वैल्यू हो जाएगी। डाइमर बनाया तो आई की वैल्यू बताई 1/2। ट्राइमर बनाया आई की वैल्यू 1/3। टेट्रामर 1/4, हेक्सामर 1/6, ऑक्टामर 1/8। क्लियर। डिसोशिएट हो गए 2 आयन दे रहा आई वैल्यू 2। डिसोशिएट हो गए 3 आयन दे रहा आई की वैल्यू 3। डिसोशिएट होके 4, जितने आयंस में टूटेगा आई की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। यानी अगर डाइमर ट्राइमर एसोसिएट हो रहा है तो 1 बाय करके कर दो, और डिसोशिएट हो रहा है तो आई वैल्यू 2, 3, 4 इस तरीके से आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे। और नीदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट तो आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल दोनों सेम रहेंगे, कोई एबनॉर्मलिटी रहेगी नहीं जब डिसोशिएट नहीं हुआ, एसोसिएट नहीं हुआ। क्लियर है। Want to factor expresses the extent of dissociation or dissociation of the solute particle in the solution। अच्छा, अब आता है when does I equal to 1। ये बोर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। when does I equal to 1, I आया तो want to factor ही है पूरे सिलेबस में। तो I 1 कब होगा, जब ना तो सोल्यूट डिसोशिएट होगा और ना एसोसिएट होगा। क्लियर है। when does I less than 1, I की वैल्यू 1 से कब होगी, कब आई थी I वैल्यू 1, जब वो क्या हो रहा था, डाइमर बना रहा था, जब वो क्या बना रहा था, ट्राइमर बना रहा था, जब वो टेट्रामर बना रहा था, जब वो हेक्सामर बना रहा था, ऑक्टामर बना रहा था, इस तरीके से आ रही थी ना। तो व्हेन आई लेस देन 1। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन आया था व्हाट डज आई इज इक्वल टू 0.25 फॉर सोल्यूट इंडिकेट। अगर सोल्यूट के लिए आई की वैल्यू 0.25 है तो क्या इंडिकेट करिए सोल्यूट के बारे में, भाई 1 नहीं है ना, 1 से ज्यादा या कम है तो सोल्यूट या तो डिसोशिएट हुआ या एसोसिएट। आई हमें यही तो बताता है, क्या बताता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में बता रहा है ना। तो 0.25 है तो क्या बताएगा, देखो इसको एक्सपैंड करो, 25/100 लिख सकते हैं, 1/4। तो सोल्यूट अंडरगो टेट्रामेराइजेशन यानी सोल्यूट का एसोसिएशन हो गया, और 4 सोल्यूट की यूनिट जुड़ के सिंगल यूनिट बना रही है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अच्छा, व्हाट इज द आई वैल्यू फॉर कैल्शियम क्लोराइड, सपोज ऐसे आ गया, कैल्शियम क्लोराइड के लिए आई वैल्यू बताओ इफ इट अंडरगो 100% डिसोसिएशन, तभी हमें पता होती है। अगर 50% डिसोशिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू नहीं बता सकते। क्लियर है। तो डिसोशिएट होकर क्या आ जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस 2Cl माइनस, तो आई वैल्यू कितनी हो गई, 1 + 2 3। मैग्नीशियम सल्फेट डिसोशिएट होकर क्या देगा, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, तो 1 + 1 2, तो आई वैल्यू क्या हो गई 2। ये कब बता पा रहे हैं आई की वैल्यू, जब हमारा सॉल्यूट 100% डिसोशिएट होगा, पूरा 100% डिसोशिएट होगा, तभी हम आई की वैल्यू बता पाएंगे। क्लियर है। तो आई ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोशिएशन, लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन, और इक्वल टू 1 फॉर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोशिएशन। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए लर्न कर लेना, छोड़ना नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, ये सिर्फ फॉर्मूला, बस लास्ट टॉपिक चल रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। अल्फा इज सिंबल यूज फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूटा, कुछ न्यूमेरिकल, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में यूज होगा, एनसीईआरटी में फॉर्मूला इज नॉट गिवन, बट हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, अल्फा जब डिसोशिएट होगा I-1 ओवर में N-1। व्हाट इज आई, वांट टू फैक्टर की वैल्यू अभी तो सिखाई निकालनी। डिसोशिएशन के लिए जितने आयंस में टूटेगा आई की वैल्यू, एसोसिएशन के लिए 1 बाय कर दोगे, डाइमर 1/2, ट्राइमर 1/3, तो आई वैल्यू आती है निकालनी। व्हाट इज एन, भाई आई यहाँ पे ना अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब 100% डिसोशिएट नहीं हुआ, अगर 100% होता तो आई वैल्यू तो हमें पता थी ना, तो 100% डिसोसिएशन में तो आई वैल्यू पता है। पॉइंट क्लियर है। और अल्फा है डिग्री, कितना डिग्री टूटा है कोई भी सोल्यूट, यानी ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारा सोल्यूट 100% डिसोशिएट नहीं हुआ है। जिस क्वेश्चन में परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज एसोसिएशन निकालना होता है तब हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। तो आई वैल्यू हम फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी फॉर्मूले, मॉडिफाइड फॉर्मूले क्या हो जाएंगे बेटा, नए फॉर्मूले क्या होंगे, क्योंकि हम अगर सोल्यूट हमारा डिसोशिएट एसोसिएट हो रहा है तो सारे फॉर्मूले मॉडिफाई हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सपोज हमारी RLBP का फॉर्मूला, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, न्यूमेरिकल में कैसे यूज करोगे, कैसे यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला था, P0 - P ओवर में P0 इज इक्वल टू XB, दिस इज द फॉर्मूला। अब टू काउंटरेक्ट द एबनॉर्मलिटी फैक्टर ना, हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, वांट टू फैक्टर आई ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एवरी फॉर्मूला। क्लियर है। अगर हमारा सोल्यूट डिसोशिएट एसोसिएट हुआ तो यहाँ पे आई वैल्यू लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो भी यूज करना बेटा, बोर्ड एग्जाम में
जब हम चेकिंग पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे आई इंट्रोड्यूस नहीं करते फॉर्मूले में, सारा न्यूमेरिकल गलत, पूरा अटेम्प्ट करके आया बच्चा और जाके एक्सपेक्ट कर रहा है मेरा 3 मार्क का न्यूमेरिकल करेक्ट है, बट वहां पर टीचर मार्क्स नहीं दे पाता है क्योंकि आई आपने कंसीडर नहीं किया। अगर आपका आई, अगर मान लो सोल्यूट ऐसा है जो डिसोशिएट और एसोशिएट नहीं है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूला फिर से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम, क्लियर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, एंड लास्ट पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्मूला। तो जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये वाले फॉर्मूले में आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला निकालो, तो हमें नहीं पता क्यों कितना परसेंट डिसोशिएट हो रहा है, तो हमें आई की वैल्यू खुद नहीं रखनी है, जो 100% के लिए हम रखते हैं, जो मैंने भी सिखाई वो नहीं रखनी। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा तो आई निकालना पड़ेगा, उस आई को आप यहाँ रखोगे, और जो आई हम 100% के लिए लेते हैं वो यहाँ रखोगे। सपोज NaCl है, तो NaCl डिसोशिएट होकर 2 मोल आयन देता है, तो हम यहाँ पे N की वैल्यू 2 रख देंगे। K2SO, यानी यहाँ पे N की वैल्यू आई वाली जो 100% पे होती है वो रखी जाएगी, कितने आयन में टूट रहा है। पॉइंट क्लियर? और यहाँ पे जो आई रखेंगे वो इस न्यूमेरिकल से या इस न्यूमेरिकल से, किसी भी न्यूमेरिकल से जो सॉल्व होके आई है वो वैल्यू एक्यूरेट विदाउट राउंडिंग ऑफ, आपको राउंड ऑफ नहीं करना उसको, एग्जिट यहाँ रखोगे, और फिर n की वैल्यू आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, 2 आयंस में टूट रहा है, 3 आयंस में टूट रहा है, 4 में रख के हम अल्फा निकाल देंगे, और अल्फा को जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर को, तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगा। ये एक्यूरेटली हम करेंगे क्लियरली न्यूमेरिकल में। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगी। क्लियर है? क्योंकि मेरी थ्योरी खत्म हो गई चैप्टर 1 की। डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए सिंबल भी अल्फा होता है, एंड द फॉर्मूला यूज्ड इज i माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन n माइनस 1। क्यों? क्योंकि i वैल्यू तो यहाँ फॉर्मूले से निकल के आएगी, और n क्या है? डाइमर, तो 1/2, n को 2 रख दोगे। ट्राइमर तो 1/3, ऑक्टामर 1/8, यानी n को चेंज करोगे, जो हम i की वैल्यू रखते थे वो यहाँ पे n के प्लेस पे रख दोगे। क्लियर है? सिमिलरली जो अल्फा वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा परसेंटेज एसोसिएशन। क्लियर है? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा है, सिर्फ ये फॉर्मूला बुक में नहीं है बेटा, 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में कर चुके हो, तो डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला बता रही है, उसका यूज करेंगे C अल्फा स्क्वायर ओवर में 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अभी तो कराया, या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एंड व्हाट इज C? इट इज कंसंट्रेशन टर्म। जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपने यूज करी है, मोलैरिटी भी हो सकती है, मोलैलिटी भी हो सकती है। क्लियर है? टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन और फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अल्फा इज वेरी वेरी लेस, है ना? तो अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम आई है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत पार्शियली डिसोशिएट हो रही है, तो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस अल्फा को हटा देते हैं, यानी 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 1। क्लियर? कब? जब डिसोसिएशन इज वेरी वेरी, परसेंटेज डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस। क्लियर? बहुत कम टूटा है, जिसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो स्लाइट टूटता है। क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। मॉडिफाइड फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी करा दिया मैंने, वही सेम क्या था, P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू IXB। दिस इज RLBP। डेल्टा TB is equal to IKBM, delta TF is equal to IKFM, and pi is equal to ICRT. Clear है? बेटा these are the board question. Last chapter का बिल्कुल end. When is the value of bond to factor more than 1? I की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? जब solute undergo dissociation। तो फर्स्ट का आंसर है dissociation. What would be the value of bond to factor for a dilute solution of potassium sulfate? Dilute है तो कंप्लीट टूटेगा भाई, पानी ज्यादा है, सोल्यूट कम है तो कंप्लीट टूटेगा ना। तो what is the formula of potassium sulfate? K2SO4 डिसोशिएट होके क्या देगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो कितने आयंस दिए, 3, तो I वैल्यू 3, सल्फेट पूरा लिखोगे, SO4 2 नेगेटिव। The osmotic pressure observed when benzoic acid is dissolved in benzene is less than expected value. क्यों?
क्योंकि बेंजोइक एसिड को जब बेंजीन में डालेंगे तो क्या होगा भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है भाई, एब्नॉर्मलिटी आ गई ना, वो एसोसिएट हो जाएगा। बेंजीन में डालने से बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो डाइमर बनाएगा, और डाइमर बनने से क्या होगा, मोलर मास बढ़ जाएगा, और मोलर मास बढ़ने से क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम वी आर टी होगा ना, सी आर एम वी और आर टी, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्मूला। तो क्या किया यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व, तो बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करके याद रखना एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन यानी जुड़ना, तो जुड़ने से 2 यूनिट जुड़ के मोलर मास बढ़ जाएगा, तो ये मोलर मास बढ़ गया और पाई हो गया कम। इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर है, कैलकुलेटेड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व जो आ रही है, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू कम निकल के आएगी। क्यों निकल के आएगी, क्योंकि भाई जैसे ही बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालेंगे वो एसोसिएट होगा, मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, देन वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर है, ये डेफिनेशंस हैं, करा दिया आपको। Which colligative property is preferred for the determination of molar mass of macromolecular protein, अभी करवाया, बैक करके वीडियो को देखोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों करते हैं उसका रीजन भी समझाया। आउट, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ 0.1 मोलर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझाते हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, इसमें कितने ही वेरिएशन डाल लो क्वेश्चंस में। 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड NaCl, which one will have higher boiling point, higher मतलब elevate, बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी की बात कर दी बेटा, किसकी बात कर दी, डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई, अब जब भी यूज करोगे आई के भी हम यूज करोगे फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला, वी नो दैट दिस ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो फॉर ग्लूकोज, फॉर केस ऑफ ग्लूकोज आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, बट फॉर सेकेंड इज NaCl ना, तो NaCl के लिए आई वैल्यू क्या होगी, ये डिसोशिएट होके क्या देगा, आयन, तो Na प्लस Cl माइनस, तो आई वैल्यू क्या होगी 2, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हायर द वैल्यू ऑफ आई, हायर विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो किसके लिए आई वैल्यू ज्यादा है, NaCl, तो NaCl के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो विच वन विल हैव, तो NaCl, zero, both have same concentration ना, तो 0.1 मोलर NaCl have higher boiling point, रीजन बिल्कुल एज इट इज लिख के आओगे, ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो I equal to 1, NaCl is an electrolyte, dissociate to give Na plus and Cl minus, I value equal to 2 for NaCl, delta Tb equal to I kbm, delta Tb directly proportional to I, higher the value of I, higher will be the delta Tb, clear है। next 4% NaCl solution and 6% solution of urea are equimolar but not isotonic, explain। भाई दोनों जो है वो इक्विमोलर है, इक्विमोलर बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मोल, इक्विमोल यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, बट नॉट आइसोटोनिक, दोनों का प्रेशर सेम नहीं है, ये 4% NaCl सॉल्यूशन है, वो 6%, बोथ हैव सेम डिफरेंट कंसंट्रेशन ना बेटा, ये रहा 4%, इसकी कंसंट्रेशन W/V, उसकी 6%, तो व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड, पाई इक्वल टू ICRT, क्लियर है। अब आपने देखा कि NaOH जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा, तो उसके लिए डिसोशिएट टू गिव क्या देगा, 2 नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल मतलब आई वैल्यू 2 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 2 डालोगे, और जो यूरिया है इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोशिएट नहीं होगा, उसके लिए आई वैल्यू क्या रहेगी 1, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन आई ना, तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो NaH की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी पाई की, तो बोथ आर इक्विमोलर बट नॉट आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा। Why is osmotic pressure considered to be colligative property, ये करवा दिया था मैंने जब ऑस्मोटिक प्रेशर करवाया, इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ, क्लियर है। Which concentration term is used in osmotic pressure, ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म यूज होती है, मोलैरिटी, क्लियर। तो बेटा ये चैप्टर आज खत्म होता है, सॉल्यूशन
कंप्लीट वीडियो बनाई है बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, अगर टॉपिक अच्छे से समझ आया है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक टॉपिक मैंने समझाया है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर किए हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।